हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एच कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एच टेट 2019 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। वीडियो 2 है आज ये 2019 की। इससे पहले 2018 का क्वेश्चन पेपर हम पूरा कर चुके हैं 5 क्वेश्चन ईच वीडियो में। तो करते हैं शुरू आज का क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ए बिल ऑफ ₹2000 फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, ऑफिस का पुराना फर्नीचर बेचा 2000 रुपये में टू मिस्टर राजेश वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। और किस में एंट्री कर दी? सेल बुक में। एंट्री कहाँ करनी थी? फर्नीचर में। कर दी कहाँ? सेल बुक में। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की जो बेचा है? वो है 2500 रुपये का। वट विल बी द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होगी? अब सबसे पहले तो देखो भाई, 2500 का 2000 में बेच दिया, लॉस कितना हो गया? लॉस यहाँ पे हमारा 5000 का लॉस। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट, जो किसने नहीं कर रखा। तो एक तो लॉस डेबिट होगा 5000 रुपये से। फिर क्या करा है? सेल में लिख दिया इन्होंने, सेल बुक में कर दिया, यानी कि एंट्री कर दी राजेश टू सेल 2000 रुपये से। ठीक है, टू सेल कर दी। और सेल तो टू सेल करनी नहीं थी, यानी कि क्रेडिट नहीं करना था, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। सेल को अब हम डेबिट कर देंगे कितने से? 20000 रुपये से। ठीक है, सेल को कर देंगे 20000 से डेबिट, लॉस को कर देंगे 5000 से डेबिट, और फर्नीचर को करना था हमें क्रेडिट 25000 से। तो टू फर्नीचर को कर देंगे 25000 से। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल अकाउंट डेबिट 2000 से, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा 500 रुपये, और फर्नीचर हो जाएगा हमारा 2500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। हु डेवलप्ड ए मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग, यानी कि किसने वो मॉडल जो है डेवलप किया, विकसित किया फॉर प्रिडिक्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान लगाने के लिए बैंकक्रप्सी। बैंकक्रप्सी क्या होती है हमारी? दिवालियापन। बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियो जितने ना उसको यूज़ करके फर्म के दिवालियापन का पता लगाने के लिए किसने मॉडल विकसित किया? हु, किसने किया है? ये नाम पूछ रखा था तो हमारा नाम आ जाएगा एडवर्ड ऑल्टमैन ने। ठीक है, एडवर्ड ऑल्टमैन ने किया था। अब देखो पूरा इस जो इन्होंने मॉडल दिया ना, मॉडल का पूरा नाम क्या है? मॉडल नेम है अल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। ठीक है, जेड स्कोर मॉडल। अब ये एडवर्ड ऑल्टमैन कौन थे? ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस थे एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। और ये इन्होंने मॉडल जो है वो पब्लिश कब किया था? 1968 में। देखो ये एडवर्ड का, ये अल्टमैन का जेड स्कोर मॉडल क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो फाइनेंशियली कितनी हेल्दी है। ठीक है, अब मल्टीपल रेशियोज का एक साथ एनालिसिस करने के लिए ही अल्टमैन जेड स्कोर देखा जाता है। मल्टीपल रेशियोज मतलब कि इसमें 5 रेशियो एक साथ देखे जाते हैं। ये एक मॉडल यानी कि एक रेशियो जो है 5 अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज को मिलाकर बना है। अब देखो जेड स्कोर में ना कुछ लेवल्स भी होते हैं, उन लेवल्स के बेस पे पता चलता है कि कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या फिर वीक है। 5 रेशियोज में कौन से आते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट रेशियो आता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। दूसरा है रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। थर्ड है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। क्या? फोर्थ है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी। और नेक्स्ट है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा रेशियो है जो उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा नहीं है जो यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि पिछले 2-3 बार स्टेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जो अल्टमैन का जो मॉडल है, जेड स्कोर मॉडल है, इसमें कौन सा रेशियो जो वो यूज़ नहीं किया जाता। तो जो किए जाते हैं वो याद कर लें। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब इसमें क्या करेंगे? सारे रेशियो से जितना भी हमारा आंसर आएगा ना, उस आंसर को ना इस वेटेज से जो मल्टीप्लाई कर देंगे। हर रेशियो को एक वेटेज दी गई है, 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 और 1.0। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बारी। वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी, और नेक्स्ट है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सभी रेशियो की वैल्यू को उसके वेटेज से गुना करना होता है। अब जेड स्कोर कैसे निकालते हैं? देखो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये वाला होता है। 1.2 यानी कि जो फर्स्ट हमारा रेशियो का आंसर है उसकी 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का जो है 1.4 से, थर्ड का जो है 3.3 से, डी का फोर्थ का जो है 0.6 से, और ई में 5वें नंबर पे जो है उसकी 1 से मल्टीप्लाई करके इन सभी रेशियो की वैल्यूज़ को जोड़ देंगे। अगर हमारी वैल्यू 1.23 से नीचे आई है, ठीक है, 1.23 से कम आई है, तो यानी कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्क है बहुत ही, वो कंपनी जल्दी ही बैंकक्रप्ट होने वाली है। अगर हमारी वैल्यू 1.23 और 2.9 के बीच में आई है तो वो ग्रे एरिया होता है, यानी कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है।
ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं पेपर में कि जेड स्कोर की जो ये वाली वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है, ये किसको डिनोट करती है, ये किसको डिनोट करती है। और 2.9 से अगर ज़्यादा वैल्यू आई है तो मतलब कि हेल्दी कंपनी है और हम बेफिक्र होकर उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपको ये वाला स्कोर नहीं समझ में आया, ये वाला मॉडल नहीं समझ में आया है तो। हमारे अदर ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में, जॉन सी हल, स्मिथ एम स्टेपल, स्मिथ एंड स्टेपल और हमारा लिंटनर। 98 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। ठीक है, कंज्यूमर प्रमोशन टूल कौन सा नहीं है, कंज्यूमर प्रमोशन टूल कौन सा नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रेड शोज एंड कन्वेंशंस, क्योंकि ये हमारा ट्रेड प्रमोशन टूल है। अब देखो सेल्स प्रमोशन के ना दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टूल और एक होता है ट्रेड सेल्स प्रमोशन टूल। कंज्यूमर प्रमोशन टूल किसको टारगेट करता है, कंज्यूमर को, यानी कि कंज्यूमर को बढ़ाने से संबंधित है। और ट्रेड प्रमोशन टूल टारगेट ऑन और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, जो हमारे संगठन के कंज्यूमर को बढ़ाने पे से संबंधित है। देखो जो हमारा आंसर है ट्रेड शो एंड कन्वेंशन, ये क्या था कि विच इज़ नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। तो कंज्यूमर प्रमोशन टूल तो है नहीं, हमारा ट्रेड प्रमोशन टूल है। तो ये होता क्या है, ट्रेड शो एंड कन्वेंशन होती क्या है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, व्यापार प्रदर्शनी एवं सम्मेलन। देखो ए ट्रेड शो इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है, हेल्ड टू ब्रिंग टुगेदर मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के नीचे जितने भी मेंबर्स हैं ना, ठीक है, वो फर्म के स्वामी भी हो सकते हैं। टू डिस्प्ले, उन्हें क्या दिखाया जाता है, डिस्प्ले उनके सामने दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शनी की जाती है, डिस्कस देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री के जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो नए हमारे प्रोडक्ट उत्पाद हैं, सेवाएं हैं, उसके बारे में दिखाया जाता है। और ये जितने भी ट्रेड शो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यूजुअली टेक प्लेस इन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, सम्मेलन केंद्र जो होते हैं ना लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहरों में, एंड लास्ट सेवरल डेज, ठीक है, और कई कई दिनों तक ये हमारे ट्रेड शो जो चलते रहते हैं। अब क्वेश्चन में आ गया कि मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है, तो जो से हैं एक बार वो देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रमोशन टूल यानी कि अपने उपभोक्ताओं को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय करती है कंपनी। देखो सबसे पहले सैंपल देती है, सैंपल पता है जैसे दवाइयाँ, नई दवाइयाँ आती है तो उसके सैंपल जो डॉक्टर्स के पास भेज दिए जाते हैं, नई नई बुक्स आती है तो उनके सैंपल टीचर्स के पास भेज दिए जाते हैं, अगर वो अच्छी लगती है तो फिर वो आगे जो और ऑर्डर कर दी जाती हैं। कूपन्स होते हैं, कूपन दे दिए जाते हैं साथ में। कैश रिफंड ऑफर और रिबेट, अदर ऑप्शन में हमारा नंबर फर्स्ट पे यही था कि रिबेट भी क्या होती है, कंज्यूमर के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस पैक, प्राइस पैक क्या होता है कि जैसे एक टूथपेस्ट के अंदर टूथ ब्रश दे दी साथ में। एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज़, जैसे पेन, डायरी, कीज जो है वो उसके नाम लिख के दे दिया, जो भी प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, पैट्रोनेज रिवार्ड यानी कि संरक्षण पुरस्कार, ये क्या होता है, देखो ये भी हमारा ऑप्शन में था, ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन में था संरक्षण पुरस्कार। इसको ये क्या होता है, कैश और गिफ्ट फॉर द रेगुलर यूज़ ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। अगर हम एक कंपनी के प्रोडक्ट को ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर कस्टमर है अगर कंपनी के, तो कंपनी क्या करेगी, प्रिविलेज, विशेषाधिकार, कार्ड मेंबरशिप, ये होता है हमारा एक कार्ड, ये मेंबरशिप का कार्ड गिवन बाय द कंपनी दे देगी टू द रेगुलर यूज़र ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा रेगुलर यूज़र है ना प्रोडक्ट का, उसको कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है, जो संरक्षण पुरस्कार होता है ये। नेक्स्ट है प्रीमियम, जैसे ब्रास ट्रे दे दी फ्री विद ए प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के साथ ब्रास ट्रे दे दी, ये भी कंज्यूमर बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। बोप डिस्प्ले, पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सिर्फ देख के ही खरीद ली जाती है, ज़रूरत ना भी हो देख के खरीद ली जाती है। तो राइट डिस्प्ले एट राइट प्लेस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए सही जगह पर सही चीज़ें दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कॉन्टेस्ट या स्वीप स्टेक्स या गेम। ये स्वीप स्टेक्स क्या होता है, कॉल्स फॉर कंज्यूमर टू सबमिट देयर नेम फॉर ड्रा, कंज्यूमर के पास फ़ोन कर दिया जाएगा कि आपका ना ऐसे लकी ड्रा में नाम आया है, आप है ना इस दिन आ जाना, इस दिन ड्रा होएगा, वो आपको अवार्ड मिलेगा अगर आप जीत जाते हैं तो। डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी, अब डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी जो कहाँ कहाँ लगाई जाती है कंज्यूमर को बढ़ाने के लिए, रिटेल स्टोर पे लगाई जा सकती है, स्कूल्स में लगाई जा सकती है, डोर टू डोर लगाई जा सकती है, टू की पीपल, कुछ लोगों को इकट्ठा करके भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारा सेल्स प्रमोशन के लेटर्स एंड कैटलॉग्स भेजे जा सकते हैं अपने कंज्यूमर्स के पास। टाई इन प्रमोशंस, ये भी हमारा जो है वो ऑप्शन में था, टाई इन प्रमोशंस, ये हमारे कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू,
किससे रिलेट करता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखिए इसके ऑप्शंस कौन कौन से। इसके ऑप्शन है लेस बोरोड फंड एंड मोर शेयर कैपिटल, कि भाई हमारा कम उधार लिए गए कोष और हमारी अधिक पूंजी, अंश पूंजी। मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल, अधिक उधार लिए गए कोष और कम अंश पूंजी। ओनली बोरोड फंड या ओनली शेयर कैपिटल, ये वाले दोनों तो कट हो जाएंगे। ओनली इन दोनों में से क्या आ जाएगा, मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोर बोरोड फंड एंड लेस शेयर कैपिटल। अब देखिए होता क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंपनी कब कर दिया है कि जो डेप्ट है ना उसको ज़्यादा यूज़ करेगी कंपनी और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठाएगी। अब देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा कब हो सकता है कंपनी को, जब कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो, यानी कि ऋण पूंजी पर ब्याज और पूर्वाधिकारी अंशों की लाभांश दर से ज़्यादा हो। ये भी एक कंडीशन है और ये भी पूछी जा सकती है पेपर में कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा कंपनी को कब हो सकता है। अलग अलग ऑप्शन देके पूछ सकते हैं, तो हमें इस ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा कि जब कंपनी की ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉफिट जो है वो कंपनी के उसके इंटरेस्ट रेट से या डिविडेंड रेट से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझेंगे। देखो होता क्या है, उन्होंने बोला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है कि मोर बोरोविंग फंड्स एंड लेस शेयर कैपिटल, कि जिस कंपनी ने उधार ज़्यादा ले रखा हो और अपनी तरफ से कम लगा रखा हो, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो, तो वो वाली कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठा सकती है। देखो यहाँ पे ना कंडीशन होती है कब उठा सकते हैं, जब कंपनी की ROI उसके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, दो कंपनीज दे रखी हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये की एक शेयर 10 रुपये का एक शेयर है और एक कंपनी ने तो 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल लगा दी और एक ने 4 लाख की। 10% डिबेंचर एक्स कंपनी ने तो लिए ही नहीं है और दूसरी कंपनी ने ले रखे 6 लाख रुपये की। ठीक है, कंडीशन में दिया गया कि दोनों ही कंपनियों के पास प्रॉफिट जो 2 लाख रुपए का है और टैक्स हमारे 30%। अब EBIT EPS एनालिसिस, EBIT के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर का एनालिसिस किया जाए। EBIT कितनी देर के 2 लाख रुपए, अभी जो कंडीशन दी 2 लाख माइनस में करेंगे इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया जाता है डिबेंचर के ऊपर, डिबेंचर दे रखे इन्होंने 6 लाख के 10% के हिसाब से, यानी कि 60,000 का एक्स कंपनी ने तो ले ही नहीं रखे, वाई ने ले रखे, तो इसके प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, क्योंकि अभी सिर्फ टैक्स देना बाकी रह गया 2 लाख का और इसका 1,40,000 का टैक्स है 30%। ये कंपनी 2 लाख का 30% देगी 60,000, तो इसके पास बच गया 1,40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये 1,40,000 पे 30% दे देगी 42,000, तो इसके पास बच गया 98,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसके पास तो है हमारे 10 लाख इक्विटी शेयर की जो कैपिटल है वो, यानी कि 1 लाख शेयर है और इसके पास है 4 लाख शेयर, सॉरी 40,000 शेयर, 4 लाख की उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 40,000 इसके शेयर है, 1 लाख इसके शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, ये जो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो इसका 1.40 और इसका 2.45, यानी कि जिस कंपनी ने बाहर से उधार ज़्यादा लगा रखा था ना, इंटरेस्ट डिवेंचर ज़्यादा ले रखे थे, तो उसका जो अर्निंग पर शेयर है हर शेयर पे इतने रुपए जो कमा रही है कंपनी 2.45, ठीक है, 2 रुपये 2.45, 2 रुपये 45 पैसे, यहाँ पे ये वाला हमारा जो ज़्यादा हो रहा है। देखो इन दिस केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो थी 2 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख गुना में 100 तो 20%, यानी कि उसका इंटरेस्ट की रेट कितनी थी 10% और हमारा ROI है 20%। और कंडीशन यही थी ना कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा कंपनी तभी उठा सकती है जब उसकी ROI उसके इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कंपनी का ROI यानी कि 80,000 है, यानी कि वो 8% है, इंटरेस्ट है 10% और ROI है 8%, तो क्या कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठा सकती है, तो कंपनी नहीं उठा सकती। इसको भी एग्जांपल से देख रहे हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है हमारा 80,000 का, मान लो कि दोनों कंपनी को 80,000 का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट लेस करेंगे, पहली कंपनी के पास कोई इंटरेस्ट है नहीं डिबेंचर को देने के लिए, डिबेंचर ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, और इस कंपनी के पास है 6 लाख के डिबेंचर तो ये 60,000 का इंटरेस्ट दे देगी। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, इसका 80,000, इसका 20,000, माइनस में टैक्स करेंगे 30%, इसका 30, 80,000 का 30% 24,000, 20,000 का 30% 6,000, इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया 56,000 56,000 और इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है 14,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इसके पास है 1 लाख शेयर और इसके पास है 40,000 शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कैसे आ जाएगा 56,000 भाग में 1 लाख 0.56 और इसका जाएगा 0.35, यानी कि ये कंपनी बाहर से लोन ले रही है लेकिन फिर भी वो ट्रेडिंग और इक्विटी का फ़ायदा नहीं उठा रही है क्योंकि इसकी ROI इसके इंटरेस्ट से कम है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए कंडीशन याद जरूर रखनी है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा कंपनी कब उठा सकती है, जब उसकी ROI जो है वो उसके इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, ना कि कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये डिफरेंट रेशियो से कंपनी का एनालिसिस करना, रेशियो एनालिसिस
ये कह रहा है कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है। अभी इसने एक ऑप्शन दे रखा था एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि नियोजन और पूर्वानुमान में सहायता कर रही है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकते ना लिमिटेशन। तो लिमिटेशन और कौन सी थी लिमिटेशन? फर्स्ट थी पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल हो जाती है रेशियो एनालिसिस से। देखो वो पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, कंपनी क्या करती हैं कई बार अपनी बैलेंस शीट में इस तरह से चेंजेस कर देती हैं कि कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं जितनी कि वो दिखती है, ठीक है, बाहर से अच्छी दिखती है, बाहर से अच्छा दिखने विंडो ड्रेसिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हमारी बैलेंस शीट की जो डाटा है वो ही गलत हो जाएंगे तो हमारे एनालिसिस भी गलत हो जाते हैं। दूसरा है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे गए हैं अगर उनके अंदर ही लिमिटेशन है, उनके अंदर ही कमी है, उनको कैलकुलेट करते टाइम में कुछ कमी रह गई है तो फिर हमारे एनालिसिस भी गलत हो जाएंगे, ये भी इसकी लिमिटेशन है। और थर्ड हमारा था ऑप्शन में कि इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है? देख लो, मान लो कि एक कंपनी ने ना 2015 में 1000 मशीनें बेची 10 लाख रुपए की, ठीक है, 1000 मशीनें बेची 10 लाख रुपए की। 2018 में भी उसने 1 लाख मशीनें बेची, लेकिन अब वो 15 लाख रुपए की बेची। अब देखा जाए तो कंपनी का जो सेल है वो 50% बढ़ गया है, 10 लाख से 15 लाख हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या इन्फ्लेशन के कारण मार्केट वैल्यू ही इतनी हो गई थी, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं था। तो ये प्राइस लेवल का चेंजेस था और उसके कारण हमारा रेशियो भी चेंज हो गया, इफेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया। फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिवन फॉल्स रेशियोज, ठीक है, ये एक आधे और मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं यहाँ पे लिमिटेशंस कि अगर हमारा अकाउंटिंग डाटा ही गलत होंगे तो रेशियो गलत हो जाएंगे, रेशियो गलत हो जाएंगे तो एनालिसिस गलत हो जाएंगे। और कंपैरिजन ऑफ रेशियो एनालिसिस बिटवीन टू फर्म इफ बोथ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर दोनों ही कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रही है तो दो कंपनी का रेशियो एनालिसिस बिल्कुल भी तुलनीय नहीं होगा और विश्वास करने योग्य नहीं होगा। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई सारे मेथड है, हमारे इन्वेंट्री को लिखने के भी कई सारे मेथड है, और दोनों ही कंपनी अगर अलग अलग मेथड को अपना रही है तो भी हम उनका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कर भी दिया तो फिर वो तुलनीय नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। लेक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, कई बार ना प्रॉपर स्टैंडर्ड्स की कमी होती है। जैसे कि हमारा जो हमारी चालू संपत्ति और चालू दायित्व, इनकी करंट रेशियो हमारे कितने दे रखा है? 2:1, ठीक है। सभी फर्मों के लिए कोई एक जैसे आदर्श अनुपात स्थापित नहीं किए जा सकती है, सभी फर्मों के लिए एक जैसे नहीं होते। जैसे कि 2:1 के करंट रेशियो को आइडियल समझा जाता है, यानी कि जो हमारी एसेट है वो लाइबिलिटीज़ की तुलना में दुगनी अवश्य होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि ये अगर 2 लाख है तो ये 1 लाख, यानी कि 1 लाख अगर हमें किसी की लाइबिलिटी पेड करनी है तो 2 लाख हमारे पास जरूर होना चाहिए। लेकिन यदि किसी फर्म के अपने बैंकर्स के साथ इस तरह के अनुबंध है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे बैंक से तुरंत ही लोन मिल जाता है, तो कंपनी के लिए 2:1 को जारी करना वो तो कंपनी को अगर कंपनी के चालू संपत्ति चालू दायित्व से कम भी हो ना तो भी ये अनुपात उचित ही समझा जाएगा। अगर उसका 2.1 से भी कम हो जाता है तो 2:1 से कम हो जाता है तो। नेक्स्ट है इग्नोरेंस क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है, ये जो रेशियो एनालिसिस है ना वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ही जो है वो अप्लाई करता है। जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है ना वो उससे, जैसे अगर किसी कंपनी के किसी व्यवसाय के अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध है तो इन सारे फैक्टर्स को तो ये बिल्कुल देखता ही नहीं है, रेशियो एनालिसिस नहीं देखता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बेस ऑफ द एनालिस्टिक, यानी कि विशेषज्ञ की व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात का प्रभाव। जो विश्लेषक है, जो एनालिसिस करने वाला है, अगर सभी लोगों की जो है एबिलिटी अलग अलग होती है, सभी के जो काम करने का ढंग अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये उनकी व्यक्तिगत योग्यता और पक्षपात से भी प्रभावित हो जाता है रेशियो एनालिसिस। आज के लिए इतना ही, आज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। बाय बाय।